कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद। हेलो क्लास। क्षितिज का पाठ 4 है सांवले सपनों की याद और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो अब हम सबसे पहले जाबिर हुसैन के जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वो अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में दिखाया है। आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब ये जो पाठ है वो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। मतलब ये जो जाबिर हुसैन ने इस पाठ में जिनके बारे में बताया है वो है एक पक्षी विज्ञानी है सालिम अली। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने अपनी डायरी में, जैसे डायरी लिखते हैं ना, उसमें उनका संस्मरण लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जाबिर हुसैन ने इस पाठ में व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है और वो व्यक्ति कौन है, सालिम अली। और सालिम अली कौन है, जो कि पक्षियों से उनका मतलब एक अलग तरह का लगाव था। ठीक है, तो हुजूम यहाँ पे क्या है, भीड़ है। ठीक है, एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है जिसे कोई ना तो रोक सकता है ना कोई टोक सकता है, ये संभव ही नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, यानी कौन चल रहे हैं, सालिम अली। मतलब ये बताया गया है कि ये जो झुंड है उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। ठीक है, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। मतलब अलग क्यों है, क्योंकि ये जो सफर है उनका ये आखिरी है। और आखिरी क्यों है, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जिसे अब जब मृत्यु आती है तो उसे ना तो कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से बताया गया है कि वो ये जो सफर है उनका बाकी के उनके जो सफर रहे हैं उनसे अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जो सालिम अली है वो सैलानियों की तरह एक अपनी मतलब अंतिम यात्रा की ओर चल पड़े हैं। तो इस बार का उनका जो ये सफर है वो बिल्कुल आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई वापस भी नहीं बुला सकता क्योंकि वो अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास कि ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली।
सालिम अली जो थे वो इस बात से दुखी थे और नाराज थे कि जो लोग हैं वो पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं, जैसे लोग पहाड़ों, झरनों, जंगलों को भी आदमी की नजर से देखते हैं। ये गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। मतलब अ, एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़, मतलब उनकी कुछ एक अलग ही मतलब सोच थी, एक अलग फीलिंग थी। तो जो कि मतलब उनकी अलग एक मिथ्या थी। और ये कौन थे? सलीम अली थे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। मतलब वो यहाँ पर ये सोचते हैं, जो सालिम अली है, कि जो कृष्ण है उन्होंने वृंदावन में रासलीला कब करी थी, कब गोपियों के संग उन्होंने ये सारी शरारतें करी थी, कब उन्होंने जो माखन से भांडे भरे हुए रखे रहते थे, कब उन्होंने वो फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। और जब वाटिका में चाहे वो छोटे छोटे थे लेकिन उन घने पेड़ों की छां में उन्होंने विश्राम किया था। मतलब ये सारी चीजें वो सोचते हैं। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के हर किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? वृंदावन का जिक्र करते हुए यहाँ पर ये कहा गया है कि भले ही कृष्ण के बचपन की जो भी शरारतें थी, जो भी लीलाएं थी, वो किसी ने देखी ना हो, है ना। कब उन्होंने घने पेड़ के नीचे विश्राम किया, कब उन्होंने गोपियों के संग वन विहार किया, कब उन्होंने बांसुरी बजाई, ये कोई नहीं जानता, है ना। लेकिन आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे अगर, तो वो कृष्ण की याद दिलाता ही है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से मतलब मुक्त नहीं हुआ है। और वैसे भी वृंदावन के कण कण में तो कृष्ण वैसे ही बसे हुए हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सालिम अली जो थे उन्होंने काफी भ्रमण किया हुआ था, मतलब कई जगहों पे मतलब घूमे हुए थे वो, है ना। काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस था। उनकी जो उम्र थी वो 100 वर्ष की हो रही थी अब, है ना, अपनी मृत्यु के पड़ाव पे। तो उनका जो शरीर था वो दुर्बल हो गया था। अब भाई इतनी उम्र है, इतना उन्होंने संघर्ष कर अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है ना। तो उम्र के हिसाब से शरीर भी वैसा ही रहेगा। तो वो यात्रा करते करते इतने मतलब थक चुके थे कि, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जो एक जुनून सवार था ना वो बरकरार था। दूरबीन जो थी वो उनकी आंखों पर और गर्दन में ही पड़ी रहती थी और उनकी जो नजर थी वो दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता मतलब संसार दिखाई देता था। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। मतलब वो जिस तरीके से अपनी दूरबीन से जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको खोजा करते थे, ठीक है, तो उन्हें बर्ड वॉचर कहा जाता है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं।
दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। मतलब आखिरी समय में भी उनके गले में वो जो दूरबीन थी वो पड़ी हुई थी। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मतलब उनका मानना ये था कि जो प्रकृति है ना, उससे प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी हम नई नई चीजें देखते हैं, है ना, कि हाँ भाई ये तो कुदरती है, ऐसा होता ही है, तो वो एक रहस्य में बताया गया उनको। और मतलब ये दुनिया में मतलब बसी हुई है। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। उनकी जो जीवन साथी थी, जो उनकी पत्नी थी, वो थी तहमीना। और वो बताते हैं कि उनके इस जीवन के सफर में उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने बहुत उनकी काफी मदद करी और वो स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। लंबे समय अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वो प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यहाँ पर बताया गया है कि सालिम अली जो थे वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के जो झोंके होते हैं उससे बचाना चाहते थे। इसीलिए वो एक बार जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे उनसे मिले थे। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और मिट्टी से जुड़े हुए थे। वो सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुन करके मतलब एक तरीके से भावुक हो गए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। मतलब जो सालिम अली है और जो चौधरी चरण सिंह है वो दोनों ही अब जीवित नहीं है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। मतलब सालिम अली थे, उनका पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव था। तो मौसम में हर मौसम में जिस तरह के बदलाव आते रहते हैं, तो उनका जो कंसर्न होता था ना वो पक्षियों को लेकर होता था कि वो उस क्लाइमेट को, है ना, मतलब जो भी जिस तरीके का वातावरण हो रहा है वो किस तरीके से उसको झेलेंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जो सालिम अली थे उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉलो ऑफ अ स्पैरो। अब लेखक को आता है कि जो डीएच लॉरेंस थे उनकी मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया था, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद मुझसे भी ज्यादा उनके बारे में मेरी छत पे बैठी जो गोरैया है वो ज्यादा जानती है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब हुआ क्या था कि बचपन में उनकी एयरगन से,
ठीक है, सालिम अली की जो एयरगन थी उससे एक नीले कंठ की गोरैया जो थी वो मतलब मर गई थी। मतलब घायल होकर वो गिर गई थी, तो मतलब उनको वो चीज अच्छी नहीं लगी और सारी जिंदगी उन्होंने जो खोज थी पक्षियों को लेकर के, उनके बारे में जानना, उनके लिए एक फिक्र रखना, तो ये सारी मतलब उसमें वो लगे रहे लाइफ टाइम। तो मतलब जिस दिन सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का जो भाव जागा था और पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के उपायों में वो पूरी तरीके से लग गए थे। प्राकृतिक रहस्य को जानने के लिए मतलब वो हर टाइम क्या करते रहते, कोशिश करते रहते थे किसी न किसी चीज को लेकर। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यहाँ पर लेखक का मानना है कि जो सालिम अली है वो प्रकृति की दुनिया में एक सागर बनकर उभरे थे। मतलब उनका जो एक लगाव था, जो इतनी ज्यादा मतलब केयर थी पक्षियों को लेकर के, तो उन्होंने बताया है कि जो लोग उन्हें भ्रमणशील स्वभाव और प्रकृति की चीजों से परिचित थे, उन्हें उस तरीके से जानते हैं, है ना, कि वो भ्रमण करते थे, खोज करते थे। तो उन लोगों को आज भी ऐसा महसूस होता है कि जो सालिम अली है उनकी बेशक मृत्यु हो गई है, लेकिन वो कहीं गए नहीं है, वो यहीं पर ही हैं। और वो कहाँ गए हैं? पक्षियों के सुराग में ही निकल गए हैं। और वो बस अभी अपनी दूरबीन लटकाए हुए अपने नतीजों के साथ, मतलब जो भी वो खोज करने गए हैं वो खोज के नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या जब तक वो लौटते नहीं है कि क्या उनको हम गया हुआ मान लें, या फिर वो कहते हैं कि मेरी आंखें तो नम है और सालिम अली तुम कब लौटोगे? तो क्लास, इस पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली का एक व्यक्ति चरित्र प्रस्तुत यहाँ पे किया है। और उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया कि जब वो बचपन में उनके एयरगन से एक गोरैया घायल हो गई थी, तो वो उनके दिल को मतलब एक चोट सी लग गई थी और तभी से ही उन्होंने अपना जो जीवन था वो पूरा समर्पित कर दिया था प्रकृति की ओर लेकर के, है ना, और पक्षियों को लेके। मतलब वो उनके खोज में निकल पड़े थे, उनके बारे में खोजते रहते थे पक्षियों को, और उनके सुरक्षित रहने के जो उपाय थे उनको मतलब खोजते रहते थे कि उनको किस तरीके से मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है हर मौसम में, हर एक मतलब किसी भी चीज से। तो ये जो पार्ट था मतलब उनका एक लगाव दिखाया गया है बहुत ज्यादा पक्षियों को लेकर। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.